Assalamu alaikum, friends. Welcome to our professional webinar series number 47. Our today's topic is crisis communication, maintaining transparency and trust. I'm Arshad Akif, your host today. Uh, I'm by profession HR person, and by my passion, I'm a trainer and a management consultant. AISK Development is a HR sourcing firm working in the areas of HR, provisions, project management, training and development for the last 19 years in Pakistan and neighboring countries as well. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और आज बहुत ही एक्साइटिंग हूँ मैं, क्योंकि द टॉपिक इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी विजिट ऑर्गेनाइजेशंस, मीट प्रोफेशनल्स, तो क्राइसिस कम्युनिकेशन की बहुत बात होती है। नॉर्मली तो एवरीबडी कैन टॉक, लिसन एंड आर्ग्यू, बट व्हाट टू डू व्हेन देयर इज अ क्राइसिस कम्युनिकेशन। और खुशकिस्मती से आज जो प्रोफेशनल्स हमारे साथ हैं, they are really great in experience, knowledge, their own personality, and they are working for the last 2 decades. जमशेद इकबाल साहब हमारे साथ हैं। आप एक्सपर्ट हैं कम्युनिकेशन में, एंड ही हैज़ undoubtedly worked for many multinational and international NGOs, specifically in the field of communication, developing their manual, strategy, etc. आप author भी हैं. He has written books on philosophy and other communication issues. He is deeply committed to fostering dialogue, understanding, and positive change. His work focuses on crafting impactful training programs, offering expert consultation, and promoting the non-violent resolution of conflicts related to faith and आइडेंटिटी। आप मुतअद्दिद जस्मिन अर्ज़ किया कि इंटरनेशनल इदारों के साथ काम कर चुके हैं, लाइक यूनिसेफ, लाइफ स्किल्स एकेडमी, ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन NA, कम्युनिटी वर्ल्ड सर्विस एशिया, एटसेट्रा। वेलकम जमशेद इकबाल साहब टुडे इन दिस वेबिनार। मोहसिन निशात साहब हैं। यूजुअली ही इज़ नोन, but for some, those who are joining us first time, I would say some words about him. आप प्रेजेंटली हेड ग्रुप HR हैं जमान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। मोहसिन साहब अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस, अपने नाइस बिहेवियर, अपनी एक्सपर्टीज की वजह से पाकिस्तान HR फ्रेटर्निटी में बहुत फेमस नोन एक्सपर्ट हैं। और इनका बैकग्राउंड है इन द कम्युनिकेशन सर्विसेज एंड FMCG इंडस्ट्रीज। He has also worked in Unilever, Asia, Singapore. He worked with Telenor, Norway, KPMG, and textile industry like Sapphire, etc. आप एकेडेमिया में उसी तरह से नाम रखते हैं, as well as he is a professional. He has taught in NASP, FAST, LAMS, Zabist, और क्वालिफाइड हैं FCIPD फ्रॉम CIPD एंड SCP फ्रॉम SHRM USA। और मेरे साथ हमारे तीसरे मेहमान हैं जनाब राना खुर्रम अली खान साहब। ही इज़ इक्वली प्रोफिशिएंट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सोशल मीडिया एंड हॉस्पिटैलिटी। ही इज़ आल्सो एंटरप्रेन्योर एंड COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ ASK डेवलपमेंट। आपका भी इन एंड आउटसाइड पाकिस्तान बहुत एक्सपीरियंस है। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल करना और क्रिटिकल सिचुएशन को डिफ्यूज़ करना आपकी ख़ास एक्सपर्टीज में से एक है। आई होप हिज कम्युनिकेशन strategies and skill will help us to understand how to handle crisis communication, maintaining transparency and trust. तो आइए, हमारा जो तरीकाकार है वो बहुत सिंपल सा है कि फर्स्ट वी रिक्वेस्ट आवर वर्दी स्पीकर्स कि प्लीज रिलेटिंग टू देयर ओन experiences working with different organizations or dealing with different individuals, how you will correlate and respond this topic कि crisis communication हमारे यहाँ how and what and how we deal with it.
तो मोहसिन साहब, आप हमारे सीनियर हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टार्ट योर ऑन स्टेटमेंट। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, हम्बल्ड आपने जिस तरीके से मेरा थोड़ा-सा तारुफ़ करवाया है जी, एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। तो मैं आपको मेरे ख़्याल में हम बाकी चीज़ें डिटेल में करते रहेंगे, बट मैं जी, आपको जी। एक पर्सनल लाइफ़ स्टोरी से इसका स्टार्ट करता हूँ। तो इट वाज़ 6 एएम इन द मॉर्निंग, आई थिंक समव्हेयर अराउंड 14 इयर्स अगो, और मेरे पास कॉल आई। मैं उस वक़्त एक ग्रुप में एक हब 2-3 फैक्ट्रीज़ का एचआर देखा करता था। तो सुबह-सुबह 6 बजे मेरे पास कॉल आई कि कोई अराउंड 2000 के करीब बंदा, जिसमें हमारे अपने हर तरह के वर्कर्स हैं, उन्होंने गेट ब्लॉक कर दिया है। और जो अंदर हैं, शिफ्ट खत्म होने का टाइम था, रात वाली शिफ्ट का, जो बेचारे 8 घंटे से अंदर हुँ, काम कर रहे थे, उन लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। और उन्होंने बड़ी चालाकी से जो इस वक़्त सुबह की शिफ्ट चढ़ी है, उसको अंदर जाने के बाद अब ब्लॉक कर दिया है। और अंदर कोशिश, कुछ लोग उन्हीं के जो अंदर साथ शामिल थे, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मशीनें वगैरह सब बंद कर दी जाए और कंपनी को कंप्लीटली सैबोटाज कर दिया जाए। सो दैट्स द टाइप ऑफ वन ऑफ द एग्जांपल जिसको हम कई दफा कहते हैं कि क्राइसिस इज समथिंग व्हिच इज अ वेरी इनएडवर्टेंट सिचुएशन, नॉट लाइक, हुँ, but then that happens not by any type of a planning। जो उसको फेस कर रहे होते हैं, डेफिनेटली इसको पीछे से बहुत सारे लोगों ने प्लान किया हुआ था, इस टाइप के प्रोटेस्ट को या सैबोटाज ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। बट फॉर मैनेजमेंट और इंडिविजुअल्स प्रोफेशनल लाइक मी, दिस वाज अ क्राइसिस जो बगैर इनविटेशन के और बिल्कुल यकदम आया। हुँ, And हुँ, then I think it took us good or 12 to 13 days to resume our production, multiple avenues of communications, parlays, discussions, negotiations, government influence, etc., etc. एंड उसके बाद कहीं जाके हम लोग अपनी फैक्ट्री को रिज्यूम कर सके नॉर्मल प्रोडक्शन पे। सो दैट्स जस्ट वो जो चीज है उसकी। अब जब आप बात करते हैं ना, इसको आप अज्यूम कर सकते हैं कि इसको जब आप देखें इस तरह की सिचुएशन को, तो जो एक्चुअली जो आज का हमारा टॉपिक है, इसमें हजार तरह के इमोशंस साथ इन्वॉल्व हुए हुए हैं, हर तरह की चैमगोइयां, वाइनिंग जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो रही होती है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, जो वहां खड़ा हुआ है उसका एक और व्यू है, जो वहां पे पीछे से सिर्फ फोन पे कहानी सुन रहा है। ये हुँ, हुँ, कंपनी एक मल्टीनेशनल, एक प्लांट मल्टीनेशनल ग्रुप का प्लांट था। तो मल्टीनेशनल ग्रुप के जो हेडक्वार्टर्स है, उनको जो अनदेखी इंफॉर्मेशन जा रही है, वो पता नहीं फिल्टर्ड है नहीं है। सो इट then adds up to another crisis. This crisis was outside the organization, but then there was a very big crisis inside the organization, that what is the true picture? एंड उसको सही। मेरे ख्याल में जो आपने दूसरा वर्ड बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल किया है कि अगर मैं वहां का प्लांट इंचार्ज हूं, तो जनरली मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मैं इंफॉर्मेशन अंदर कंपनी के या टॉप को वो दूं जो मैं देना चाहता हूं, विच टू मी इज नॉट ट्रांसपेरेंट। but that's what so important is, that what is the transparency inside what you communicate, and then how do you diffuse this type of a crisis, जिसमें communication definitely is one of a very big challenge कि आप आगे मल्टीपल पार्टीज को, अग्रीव्ड हुँ, हुँ, पार्टीज को, स्टेक होल्डर्स को क्या बताते हैं। तो एंड दैट दैट डिपेंड्स ऑन, आई आई थिंक इसका जो अक्सर मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में सीखा है, कि वो आनंद फन नहीं हो सकता जो आपने तीसरा वर्ड अपने टॉपिक में ऐड किया हुआ है। वो अगर आपका ट्रस्ट किसी हद तक उस ऑर्गेनाइजेशन में, उन लोगों में, या जिनकी वजह से ये जो क्राइसिस हुआ है, या जो क्राइसिस को आप कह रहे हैं इंस्टिगेट कर रहे हैं, अगर वहां पे किसी भी लेवल का ट्रस्ट है, तो फिर आपकी सारी कम्युनिकेशन और उसको, उस मामले को सॉल्व करने का फायदा होता है। आई थिंक दिस इज व्हाट आई हैड टू से फॉर नाउ। सो दीज आर वेरी इंटरलेटेड आइटम। बाकी जैसे जैसे डिस्कशन आगे इवॉल्व होगी, हम इस पे और फर्दर डिस्कस करते जाएंगे। ज़रूर। लेकिन आगे बढ़ने से, चूँकि अभी आपने एक बहुत ही अहम क्राइसिस की हमें बताई स्टोरी, व्हाट वाज़ योर विनिंग पॉइंट ओवर देयर एंड यू मेक थिंग्स सो नॉर्मल? So that was a हुँ, multitude of items. See, one of the ओके, thing was that इस particular में uh, polit, local politicians were deeply involved, सही, एंड वो सही। लेबर के हाथ से निकल के जो लोकल एमएनए और एमपी हैं, हमें उनसे बात करनी पड़ रही थी। हुँ, और हुँ, वहां हुँ, पे मैं आपको, अब आपने पूछ ही लिया है तो मैं बता देता हूँ। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग एनालॉजी मैं इस्तेमाल करता होता हूँ कि जब मैं यंग एचआर प्रोफेशनल था,
और कंपनी के रूल्स थे, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट कंपनी की पॉलिसी में शामिल थी। वाइल पाकिस्तान में आधे से ज्यादा लोग यूनियंस को और उनको बड़ा नेगेटिव देख रहे होते हैं और उनका रोल होता भी ऐसा ही है। तो हमें मेरा पैटर्न ये होता था कि बिकॉज वर्कर्स की इलेक्टेड बॉडी इज वन ऑफ द की स्टेक होल्डर इन एनीथिंग एंड एवरीथिंग, तो हम उनको जब भी कोई नई पॉलिसी या आती थी, क्योंकि वर्कर इम्पैक्ट हो रहे होते थे उससे, तो मेरा पैटर्न ये होता था कि मैं उनको इक्वली इन्वॉल्व करूं, कम्युनिकेट करूं, समझाऊं ये क्यों ला रही है कंपनी, इसके क्या पिटफॉल्स हैं, क्या फायदा है, हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, आपसे क्या कॉपरेशन चाहिए होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब मैं इसको कम्युनिकेट करना कह रहा होता था, उर्दू में मेरे बहुत सारे कोलीग्स कहते होते थे, अच्छा जी आप पूछ आए यूनियन से, तो मैं उन्हें उसका तर्जुमा करके बताता था कि नहीं जी मैं उन्हें बता के आया हूँ। बताया तो क्या? ये सारी जर्नी इज बिटवीन पूछा या बताया। तो सही वो सही। वही वाली चीज वहां हुई थी कि एमएनए और एमपीएस से मैंने पूछा नहीं था कि क्या जी आपकी इजाजत है मैं फैक्ट्री खोल दूं। मैंने उन्हें बताया था कि जी ये फैक्ट्री पिछले 10 साल के अंदर आपके एरिया में जहां पे आपने सैबोटाज किया हुआ इकोनॉमिकली क्या कंट्रीब्यूट करती है, कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर चुकी है और आगे कर सकती है, कितना टैक्स देती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड थैंक यू, बिकॉज ऑफ दिस वी आर नाउ डिसाइडिंग टू क्लोज डाउन दिस प्लांट सही। एंड इट विल नॉट बी ओड बैक टू मी, क्योंकि मैं तो एक मुलाजिम हूँ, नौकर हूँ कंपनी का। आपकी वजह से ये प्लांट बंद होने जा रहा है माशाल्लाह खैर से। और आइंदा कभी भी कोई चीज यहाँ पे, आप तो कह रहे हैं ना 100-150 बंदे को रखा क्यों नहीं है एटसेट्रा, इंशाल्लाह आइंदा 10,000 बंदे जो, जब तक ये चलती, मुझे नहीं पता कब आएगी क्यामत, मेरा उम्मीद तो है कि तब तक चलती रहेगी ये, तब तक भी नहीं रखेंगे। एंड थैंक यू। सो देन दे गॉट एक्चुअली द हीट ऑफ इट कि जी इस कंपनी का कुछ नहीं जाने जा रहा, उनके लिए एक प्लांट है, वो यहाँ उठाएंगे, सुंदर में लगा लेंगे, सुंदर से उठाएंगे, कराची ले जाएंगे, इट्स अ बिग कंपनी, हमारे लोगों का नुकसान होगा, वो जो होगा। तो एंड टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं ताकि ओके और ओके। माशाल्लाह बड़े अच्छा, ये जो मैंने वो सीखा करते हैं। मोहसिन साहब, जी वो अभी है आपकी जी गुफ्तगू से, द फर्स्ट वी हैव टू रिलेट द ग्राउंड रियलिटीज विद द रिवॉर्ड ऑफ द स्टेक होल्डर्स, कि इफ यू दैट्स कुड वन शो द bright side, one second the consequences, if you continue in कॉन्सिक्वेंसेस। the crisis, so what could be the consequences for the people living around there? So the both जी things work in a hand to hand. और बिल्कुल इसको मैं जल्दी से इसको मैं आपको कहना चाहूँगा, मैंने जिस अंदाज़ से उनको बताया था, वो अपने साथ कोई 150 बंदे और लेके आए थे इस अच्छा। मीटिंग में, जहाँ पे हमने ये रिज़ॉल्व किया था, जो हम्म, मुख्तलिफ किस्म के इन्फ्लुएंशियल ग्रुप और रिलीजियस लीडर्स और थे। ठीक है। एम्पैथी वाज़ वन थिंग, बिकॉज़ जिस तरीके से मैं बोल रहा था, मैं उनको मैनेजमेंट साउंड नहीं कर रहा था, बल्कि हम्म, एक पाकिस्तानी जिसको लगता है कि कितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट यहाँ से उठ जाएगी तो क्या होगा। क्या तो वो होगा? जो दर्द आता है ना आपकी इमोशनल, emotions filled with empathy and not very cold. While it सही। was a cold, brutal discussion, but तो उसको आप एक्सप्रेस किस तरह करते हैं, वो भी was my winning point. और सही। सारी बातें मैंने उससे उनसे उर्दू या पंजाबी में की थी, जो उनकी लोकल लैंग्वेज है। अच्छा अच्छा, हमने कभी आपके मुंह से वैसे पंजाबी नहीं सुनी, समटाइम्स वी विल enjoy your Punjabi as well. So thank you. Sincerity and another hallmark for a successful communication in the crisis. Thank you for giving us this learning. जमशेद साहब, अच्छा सर, आपसे भी वही क्वेश्चन है, क्योंकि हम पहले एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो वर्दी स्पीकर्स हैं वो अपने एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन वर्किंग विदन एंड विद पीपल, क्या वो इस टॉपिक को आप कैसे देखते हैं? जहां तक ये क्राइसिस कम्युनिकेशन का ताल्लुक है, क्राइसिस को तो मैं ये समझता हूँ कि जब नॉर्मल सिचुएशन काम करना छोड़ देती है, नॉर्मली हम जिस अंदाज में चीजों से डील ठीक है। कर रहे होते हैं, जब वो उस अंदाज में उससे डील नहीं किया जा सकता, उस वक्त को हम आमतौर पे क्राइसिस कम्युनिकेशन क्राइसिस कहते हैं, कि एक डेडलॉक की सिचुएशन आगे इमर्ज होना शुरू हो गई है। और हमने कई दफा अपने पीस बिल्डिंग के दौर में भी, जब हम पीस बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे थे, या मैं मीडिया के साथ खास तौर पे काम कर रहा था, तो हमें कई बार इस किस्म की सिचुएशन का सामना करना पड़ा। और लकीली चूंकि हम डेवलपमेंट सेक्टर से गए थे, और डेवलपमेंट सेक्टर में हमारी ट्रेनिंग्स इतनी ज्यादा हो चुकी होती हैं मुख्तलिफ चीजों के बारे में, खासतौर पे कम्युनिकेशन मेरा मेन काम था, तो मुझे जो ये अंडरस्टैंडिंग थी, एक थेरेटिकल अंडरस्टैंडिंग थी कि हमने 3 Ds को अवॉइड करना है और 3 Cs को अपनाना है। ठीक है। सो
वो मेरे बहुत काम आई, खासतौर पे उस वक्त। अब मुझे नहीं पता कि ये थोड़ा सा अगर आइडियोलॉजिकल साइड पे ये गुफ्तगू चली जाए, बिकॉज इन मीडिया वी वर डीलिंग विद सच काइंड ऑफ थिंग्स। कि आपको याद होगा कि जब सलमान तासीर को असैसिनेट किया गया था और उस टाइम न्यूज रूम में बैठे हुए थे और ये खबर हमारे सामने ब्रेक हुई, तो उसका जो पहला रिएक्शन होता है वो ऑफ कोर्स यही होता है कि आप उस पे सिंपथाइज करते हैं, मरने वाले से सिंपथाइज करते हैं। और ये अचानक जिस तरह खबर ब्रेक हुई और जिस तरह हमने उस पे अपने चैनल पे बोल दी, रेडियो पे बोल दी, और उस वक्त हम लाइव थे, हमें ये नहीं पता था कि हमारा अपना स्टाफ किस तरह इस पे रिएक्ट करेगा। That was very emotional sort of situation there. और बहुत डेंजरस भी कि हमारा अपना बहुत स्टाफ उस पे ठीक है। रिएक्ट कर। सो लकीली मेरे साथ जो माइक शेयर कर रहे थे, आई वॉज द होस्ट, एंड जो बात कर रहे थे वो उस चैनल के मालिक थे खुद ही। तो मेरे लिए सबसे बड़ा वो 3Ds को अवॉइड करने का और 3Cs को अडॉप्ट करने का पहला तजर्बा ये था कि हमने किस तरह क्लियर रहना है, हमने किस तरह ऑनेस्ट रहना है, और किस हद तक ट्रांसपेरेंट रहना है, और किस हद तक जो पॉइंट अभी सर उठा रहे थे कि उसमें एम्पैथी का आंसर हमने शामिल करना है, एंड हाउ टू एड्रेस दैट मिसट्रस्ट। क्योंकि सबसे बड़ा क्राइसिस कम्युनिकेशन क्राइसिस में सबसे बड़ा खतरा किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो होता है वो ये होता है कि वो कहीं ट्रस्ट ना खो दे, और फिर आप अपने एम्प्लॉयज का ट्रस्ट ना खो दें। तो उसके बाद हमें एक मीटिंग करनी पड़ी, जितना स्टाफ उस पर एंग्री था कि आपने उस वक्त ये स्टैंस क्यों लिया। यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल कि उस वक्त सिचुएशन क्या। बट यही वो चंद महारतें थी जिनकी मदद से हम इसे टैकल कर पाए, और हम ये बता पाए कि हमने ये स्टैंस क्यों लिया है और हम ये बात क्यों कर रहे थे। और उसके बाद हमने दीगर जो वॉइसेस थी उनको भी हमें उस पे चांस देना पड़ा, बात करने का मौका देना पड़ा कि आप भी अपनी बात अगर करना चाहते हैं, यू कैन स्पीक योर हार्ट्स आउट। एंड दिस इज हाउ वी मैनेज्ड अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। और ये सर बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे कि किस तरह हमने अपना ट्रस्ट बचाना होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का ट्रस्ट बचाना होता है, क्योंकि ट्रस्ट अगर चला गया तो उसको रीबिल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और किस तरह एम्पथाइज करना पड़ता है मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ। एंड दिस इज द की पॉइंट। आगे चल के वो 3Cs और 3Ds की जो मैं बात कर रहा हूँ उस अगर पर आप यहाँ जिक्र कर दें 3D और 3C का, तो जरा लोग कोरिलेट कर लेंगे सिचुएशन से। जी, मैं अभी अच्छा, क्राइसिस और फेयर में आपको पता है कि कॉमनैलिटीज हैं। फेयर में भी हम उसी तरह बिहेव करते हैं कि जैसे क्राइसिस में बिहेव करते हैं, या क्राइसिस में जैसे बिहेव करते हैं फेयर में भी वैसे बिहेव करते हैं। और फेयर के जो नेचुरल रिएक्शंस हैं जो हमें एवोल्यूशनरी बैगेज के तौर पे मिले हैं, वो है फाइट, फ्लाइट, फ्रीज, और बहुत कम लोग वो फ्लो की पॉलिसी अपनाते हैं। तो वो 4F हो जाते हैं। कि हमारा पहला रिएक्शन तो होता है फाइट। जैसे मेरे अंदर भी यही था कि जब वो हमारे स्टूडियो को नॉक करना शुरू हो गए, और हमारे बॉस की सिचुएशन भी यही थी कि ये लोग मुझसे तनख्वाह लेते हैं और यही मेरे दरवाजे खटखटा रहे हैं, हो सकता है कि मेरा गिरबान पकड़ लें अगर दरवाजा खुल गया है। तो पहला रिएक्शन तो ऑफ कोर्स यही होता है, फाइट करना है। और एनिमलिस्टिक लेवल पे हम यही रिस्पॉन्स ही ज्यादातर अडॉप्ट कर रहे होते हैं। और हमारी कौमी सतह पे भी सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि हम हर चीज को रस्म हक बातिल समझ के उसमें कूद पड़ते हैं। तो दूसरा जो रिस्पांस होता है वो है फ्लाइट, के वहां से भागने की कोशिश करें। हमारे सामने खिड़की थी, हम वहां से बाहर कूदने की गलती भी कर सकते थे, और शायद मैं इस वक्त ना बोल रहा होता। और ये फ्लाइट रिएक्शन है। और तीसरा फ्रीज भी हम हो सकते थे कि हम कोई रिएक्शन ना करें, हम कोई रिस्पांस ना करें। रिएक्शन से ज्यादा क्राइसिस में रिस्पांस अहम होता है। आमतौर पे ये दोनों बिहेवियर्स जो है ना रिएक्शंस है, हम कोई रिस्पांस ना करें और हम फ्रीज हो जाएं और हम दूसरे को अपने ऊपर हमला करने दें, क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव था। ठीक है। अब जो पॉलिसी हमने अडॉप्ट की वो हम उसे फ्लो कहेंगे कि आप सिचुएशन को समझें, उसके मुताबिक अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करें, लोगों के इमोशंस को देखते हुए, लोगों के पैशन को देखते हुए, और लोगों के रिएक्शंस को देखते हुए जो बहुत वायलेंट थे।
So this is how we try to tackle it. So वो जो 3 Ds की मैं बात कर रहा हूँ, वो टेम्पटेशन इंसान को फौरन, जैसे फियर में टेम्पटेशन होती है कि चाहे वो भाग जाए, वो हमला कर दे, वो फ्रीज हो जाए, तो क्राइसिस सिचुएशन में कम्युनिकेशन का रिस्पॉन्सिबल जो आदमी है, उससे भी 3 किस्म की जो टेम्पटेशंस हैं वो आती हैं। वो हाइड करने की, जिसे मैं फ्लाइट कह रहा हूँ, डिनाई करने की, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर दे, या डिले करने की। हमने इन तीनों अर्जेस को रोकना होता है कि नीदर हमने हाइड करना है कुछ, न डिनाई करना है, और ना ही डिले करना है। ठीक है। तो अब हम 3 C's जो हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, वो क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और क्रेडिबिलिटी है। हमने इन 3 C's को बचाना होता है और उन 3 D's से बचना होता है। ये दिस इज व्हाट वी मींस यूज दिस मॉडल इन ट्रेनिंग बेसिकली टू अगेन क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी। मुझे आवाज नहीं आ रही है, बार बार हैंग हो रहा है, क्या ये मेरी तरफ है? नहीं, ओवरऑल तो ठीक है, हमें जी आवाज ओवरऑल ठीक है। प्लीज आप कंटिन्यू करें। तो क्लैरिटी पे हम, क्लैरिटी का मकसद सिर्फ यही है। अभी जो हाँ। सर बात कर रहे थे वो यही बात कर रहे थे कि जैसे उन्होंने कहा, मैंने पंजाबी में बात की, तो क्लैरिटी का पहला प्रिंसिपल ही ये है कि लोगों की जुबान ही बोलें जो लोग समझते हैं, और ठीक है। उसमें जॉर्गन ना हो, उसमें सही। जॉर्गन ना हो। अगर हम्म। जॉर्गन होता है, वंस अगेन आप किसी किस्म की अथॉरिटी क्लेम कर रहे होते हैं कि आई नो बेटर देन यू, एंड मैं तुमसे बड़ा हूं, और ब्ला ब्ला ब्ला। और कॉन्फिडेंस में एरोगेंस, हम आमतौर पे कॉन्फिडेंस का मतलब एरोगेंस भी समझ लेते हैं, लेकिन है। जहां कॉन्फिडेंस है उसमें एरोगेंस से भी हमने बचना है। काम और कंपोज्ड बिहेवियर इख्तियार करना है, और ऑनेस्टी पे कभी पॉलिश्ड कंटेंट को तरजीह नहीं देनी। क्राइसिस कम्युनिकेशन के दौरान हमने ये भी सीखा है कि आमतौर पे जो हमारे मीडिया में वज़रा, सेक्रेटरीज और बहुत से लोग आए होते हैं, एक तो उनकी जुबान बहुत हाईली जॉर्गनाइज्ड होती है, फिर वो एरोगेंस भी नजर आता है, जो पीपल्स, लोगों से आपकी दूरी का बायस भी बनता है, और फिर कंटेंट बहुत ज्यादा पॉलिश्ड होता है। और अब तो वो चैट जीपीटी के आने की वजह से कुछ ज्यादा ही पॉलिश इतना हो गया कि उससे सफोकेशन सी होने लग जाती है कि वी आर टॉकिंग टू सम रोबोट इंस्टेड ऑफ सम मैन। So this is means in the nutshell which I wanted to tell you जी, people. very useful and informative talk you have given to us. I really appreciate that. खुर्रम साहब, ये बहुत 2 बड़े मेगा इवेंट्स हमारे स्पीकर्स ने बताए, और मैं ज़ाती खुद बहुत इंस्पायर्ड हुआ इनकी जो लर्निंग इन्होंने हमें दी है। I know personally you deal with thousands of people, specifically on Facebook, जहाँ प्योरली कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो हाउ डू यू डील विद पीपल व्हेन समबडी कम विद सम arrogance, or somebody comes with some grievance, and somebody come with unnecessary complaints and create a crisis? Well, thank you so much. you're talking to me, sir? Yeah, I am asking to Khurram sir. अच्छा अच्छा। थैंक यू भाई। देखें, इससे पहले कि फेसबुक की दुनिया तो अब ज्वाइन की है, मुझे कुछ अर्सा इत्तेफाक हुआ काम करने का कराची में ऑयल एंड गैस सर्विस कंपनी में, जहाँ पे हमारा जो काम था वो अंदरूनी सिंध में था। और वहाँ पे जब क्राइसिस सिचुएशन होती थी, मतलब मोस्ट फेवरेट हॉबी जो थी लोकल्स की, वो टेक्निकल चीजों में तो आ नहीं सकते थे, तो अटैक करते थे अदर कॉन्ट्रैक्टर्स पे के लिए। तो मोस्ट फेवरेट हॉबी स्ट्राइक होती थी, कुछ और नहीं करते, स्ट्राइक कर देते हैं। रिग के सामने 200 बंदा जमा है, फॉरनर्स आए हुए हैं, सिक्योरिटी है, रिग बंद हो गई। अब 1 घंटा रिग बंद होने का मतलब होता था कि $1 मिलियन का लॉस। तो वहां पे मुझे मौका मिला काम करने का। मुझे अक्सर ये होता था कि मैं एक हड़ताल खत्म करवा के कराची पहुंचता था, और दूसरी जगह हड़ताल हो जाती थी, और मैं सिर्फ मुंह हाथ धोता था, और मैं शावर लिया और मैं दोबारा चला गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट, और इवन अब मैं दोनों को मिक्स करता हूँ बात को, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आपके पास, आप अपने आप को बिफोर हैंडलिंग अपडेट करें जो इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन इज द किंग। आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिन लोगों से डील कर रहे हैं उनको बारे में आपको जानना चाहिए बिफोर कम्युनिकेटिंग विद देम। और दूसरी बात, जैसे भी बात की, फर्म रहें अपनी बात पे, मगर पोलाइट रहें।
ये बिल्कुल अभी जैसे मुश्ताक साहब ने बात की कि आपने एरोगेंस नहीं होना, कभी कभी कॉन्फिडेंस में जो एरोगेंस आता है वो बड़ा डेडली होता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि कभी भी शुगर कोट मत करें फैक्ट्स को। शुगर कोट फैक्ट्स को टाइमली, आपको थोड़ा सा टाइम तो गुजर जाता है, बट उसके बाद जब वो फॉल बैक होता है, जो चीजें आती हैं ना, लैश बैक होता है, बड़ा बुरा होता है, वो बड़ा ही तकलीफ दे होता है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि जो जब आप बात करने जा रहे हैं, आपके पास इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। इक्विप योरसेल्फ, आप टाइम लगा लें, आप 5 मिनट बाद रिस्पॉन्स करने के बजाय 20 मिनट बाद रिस्पॉन्स कर दें, बट अपने आप को इक्विप करें इन्फॉर्मेशन के साथ। और आपने सबसे इंपॉर्टेंट हम्बल होकर बात करें, चाहे दूसरा बंदा 100% गलत हो। बात ये होती है दो चीजें, एक तो डिफ्यूज करनी होती है सिचुएशन, दूसरी पर डेफिनेटली चीजों को गलत सही साबित करना नहीं होता। क्राइसिस कम्युनिकेशन में हम ये साबित नहीं कर रहे होते कि तुम गलत हो या मैं गलत हूं, वेरी आपने राइट। सिचुएशन को कंट्रोल करना। तो उसके लिए सबसे इंफॉर्मेशन, एंड देन आप अगला बंदा 100% गलत हो, आपने इतना हम्बल रह के ट्रस्ट बिल्ड करना है। वंस आपका ट्रस्ट बिल्ड हो गया, चीजें आसान होती चली जाती हैं, चीज आपको टाइम भी मिल जाता है, इवन गलत बात को भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। और मैं बता रहा हूं कि मैं लिटरली ऐसे ऐसे सिचुएशन हैंडल की है जहां पे पता था कि 500 लोग हमला कर देंगे, गाड़ी निकलेगी तो है, होता था। अब तो उस जमाने में पुलिस को भी आने में जो 6-6 घंटे लगते थे, आप जाएं थाने, पहले डीजल डलवाएं उनका, उसके बाद वो आते थे आपके पास। और मैं अंदरून सिंध की बात कर रहा हूँ, सिचुएशन तकरीबन आजकल भी वहां ऐसी है। बहुत इंपॉर्टेंट होता था कि आपने मिंगल हो जाए, आप उनको, उनके साथ उनको पता होना चाहिए कि उन्हीं जैसा बंदा बैठ के बात कर रहा है, लैंग्वेज इतनी आती है, आप यूज करें, उनके टर्म्स यूज करें। आपको हर बंदे को आपने जो है ना वो यहाँ बिठाना है अपने सर पे, ताकि करने के लिए रीजन, आप सिचुएशन को जब भी डिफ्यूज कर सकते हैं जब ट्रस्ट बिल्ट होगा। अदरवाइज, और ज्यादातर जो जब मौका कब आता है, जब आपकी डीलिंग उन लोगों से होती है जिनके पास सिर्फ पावर होती है, वो अपनी पावर शो कर रहे होते हैं, कुछ नहीं करना होता, उन्होंने अपनी पावर शो करनी होती है। जैसे अभी मोहसिन साहब ने बात की कि एमएनएज और लोकल लीडर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, पावर गेम होता है, वो कोई ना कोई एजेंडा होता है, कोई ना कोई कम्युनिकेशन होती है, कुछ लोगों को यूज किया जा रहा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने फर्म रहें, आपको मानने की जरूरत नहीं है, बट एज हम्बल एज पॉसिबल और इंफॉर्मेशन हासिल करते जाएं। मेरे एक, जब मैं टेक्सटाइल में था लाहौर में, तो एक दफा हुआ था, पता चला जी 1000 बंदा गांव का खड़ा हुआ है बाहर, मुजाहरा हो रहा है, कोई वो एक थोड़ी मोरल चीज थी, वो हो गई। तो इन्फॉर्मेशन हासिल की, जितनी देर हमने उनको बिठाया, उनके साथ इलाके का नाजिम आया था, सब कुछ था, 15 मिनट में जो इन्फॉर्मेशन हासिल की वो काफी थी, मेरे लिए वो काफी थी। और उसकी वजह से सब डिफ्यूज हो गया। वो सारे के सारे लोग जो हैं वो बड़े हाथ जोड़ के शर्मिंदा होके गए, उसके कि उनको जो लोग लेकर आए थे वो गलत एजेंडा के साथ लेकर आया था। जो टॉप ऑफ द इंफॉर्मेशन, एज हम्बल एज पॉसिबल, ये चीज होती वेल डन, बिल्कुल ठीक कहा कि जी बीइंग हम्बल एंड फर्म ड्यूरिंग दिस सिचुएशन। और फैक्ट्स पे बात हो, चीज़ों को अंडर द कारपेट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, कमिंग बैक टू मोहसिन साहब, आप अब हमें क्या बताएंगे या हमारे ऑडियंस को कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर और बेसिक एलिमेंट्स ऑफ क्राइसिस कम्युनिकेशन? कि इसका, अगर मैं इसको करूं तो जी, सबसे पहले तो आपको हमें देखना पड़ता है कि हमने कम्युनिकेट करना है, किस तरह करना है। जैसे आजकल कई दफ़ा आपकी फॉर्म्स बहुत चेंज हो गई हैं। हो सकता है क्राइसिस इज जस्ट ऑन अ डिजिटल मीडियम, ठीक है। और मे बी इट्स अ फिजिकल मीडियम। जैसे कोई मॉब है, कोई, जमशेद साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, कोई पॉसिबल मॉब है, वो किसी बिल्डिंग के बाहर है या किसी आपकी फैसिलिटी के बाहर है, तो सबसे पहले तो जिस तरह मैं हैंडल करता रहा हूँ, और बाकी माशाल्लाह दोनों एस्टीम्ड हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बताया है कि the first thing is to actually identify what to communicate. तो उसमें आपने, और इसको जो होता है, अब इसकी बड़ी मल्टीपल फेजेस हैं। इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ द वे वी वर ट्रेन बैक इन माय एक्सपीरियंस, जब वो कंपनीज हमें सिखाया करती थी, बिकॉज हमारी काफ़ी वॉलेटाइल वर्कर्स और यूनियंस, और कई दफ़ा possibility of maybe some environmental hazard या perception of an environmental hazard at a factory हो सकती थी। तो वो उसे कहा करते थे गोल्डन पीरियड, विच इज द फर्स्ट 60 to 90 minutes व्हेन द क्राइसिस हैज एक्चुअली हैपेंड। ठीक तो है। उसके दरमियान की कम्युनिकेशन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट स्ट्रक्चर ये होता था कि आप सारे फैक्ट को इकट्ठा करें और कोई ना कोई पीओसी मुकर्रर कर दें, जो आपके हिसाब से ऐसा बंदा होना चाहिए जिसके खिलाफ या जिसके अगेंस्ट बहुत सारे इमोशंस नहीं है, वही जिस पे ट्रस्ट किया जा सकता है। POC और वो mean please point of stand for contact point of point of contact. contact from ठीक the है। company, that who is going to communicate.
ठीक सो है। नॉट एवरीवन शुड बी कम्युनिकेटिंग। तो एक आप पहले कोई ना कोई टीम या छोटी टीम या इंडिविजुअल को स्ट्रक्चर करते हुए आइडेंटिफाई करें, जिसके अंदर डेफिनेटली स्किल कॉम्पिटेंसीज के अलावा ट्रस्ट का एलिमेंट अगर उस ग्रुप के ऊपर उस जगह का होगा तो वो बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है। उसके बाद व्हाट टू कम्युनिकेट, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मैसेज। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया, अगर यहाँ पे वो जो हमारी क्राइसिस सिचुएशन थी, उनका ये ख्याल था कि ये नेपोटिज्म के थ्रू रिक्रूटमेंट करते हैं, अच्छा, हमारे ठीक है। ये 15 किलोमीटर के रेडियस के अंदर के सारे बंदे इनको हायर करने चाहिए। उन्होंने कोई 500 बंदों की हमें लिस्ट दी हुई थी, काफी अरसे से दे रहे थे कि इनको आप हायर करें। हम कह रहे थे कि हमारा प्रोसेस है, जो इसमें से टेस्ट पास करेगा वो हायर होगा, वरना हायर नहीं होगा। तो अब उसके ऊपर आपको जो है, अब अगर इस टाइप की कम्युनिकेशन को मॉब के सामने जो हायर नहीं हो रहा, जाके अगर मैं कोई फिजूल में बात शुरू कर भी दूंगा तो उन्हें नहीं समझ आनी है, फेयरनेस की, ट्रांसपेरेंसी की, उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, बिकॉज उनके सामने सिर्फ ये है कि उन्हें नौकरी नहीं मिली। तो नाउ आई हैव टू एक्चुअली गैदर फैक्ट्स कि जी ठीक है, अगर आप तो इस पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, तो मैं उसकी कम्युनिकेशन के अंदर जो कह रहा हूं कि कोई एक बंदा पहले पिक करूंगा उस फर्स्ट 2 आवर्स में, हु इज द मोस्ट रिलायबल इंडिविजुअल और रिस्पेक्टेबल पर्सन टू कम्युनिकेट सम ऑफ द फैक्ट्स विच आर नॉट डिनाइंग और प्रोवोकिंग इमोशंस, बट जस्ट फैक्ट्स कि जी ये फैक्ट्री पिछले 22 साल से एग्जिस्ट करती है, उस 22 साल में हमने 4.5 लाख और लोग हायर किए हैं, उनके स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इस 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदाजन कितने लोग वहां से आते हैं। तो ये आपको डिनाई नहीं मैं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि दिस इज द फैक्ट। एंड फिर प्रोसेस कि हमारी रिक्रूटमेंट का जिस जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है वो तरीका है क्या, मे बी आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, किसी ने बताया है कि जी ये ऐसे करते हैं, बट दैट्स द प्रोसेस। एंड देन वी जो मैंने सीखा है उसमें कि बिकॉज दिस टाइप ऑफ अ क्राइसिस डजंट नीड्स एन एंड इमीडिएटली, क्योंकि मैं फर्स्ट 90 या 2 आवर्स की फिलहाल इसीलिए कैवियट दे रहा हूं, उसकी बात कर रहा हूं। And then a point ke okay, and that's our point of view, and we totally respect. Third is that acknowledging that ठीक है, आपके इमोशंस हैं, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हम उसे एक्नॉलेज करते हैं, हमारे ये पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, कैन वी सिट एंड टॉक अबाउट इट, ताकि सही। हम उसको बजाय एक सड़क पे खड़े हुए बात करने के दोनों फैक्ट्स और उसका पर्पस अगर मैं उसको टैग करूं तो इट्स टू बाय टाइम, that okay, let's diffuse this, let's sit down, आप अपने facts लाएं, हम अपने facts लाते हैं, and let's find a midway if possible. So अगर मैं इसको summarize करूं तो one person who should communicate, trustworthy, good सही। at communication. Second is data, information, what to communicate, which should be factual, not a denial, acknowledgement of other point of views, and then putting them together, giving it a way forward empathetically, that yes, we are willing to look at it, provided you are also willing to look at our point of view. बिल्कुल सही कि पीओसी क्रेडिबल, इसके बाद फैक्ट्स एंड सिंपैथेटिक वे ऑफ टॉकिंग। बिल्कुल ठीक। जमशेद साहब, आप जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, लेट्स टेक एन ऑफिस सिचुएशन, अ टीम वर्क, वहाँ पे एक तल्ख बातें भी होनी शुरू हो जाती है। देयर कुड बी मैनी रीजन फॉर दिस। आप हमें क्या सजेस्ट करेंगे कि अब यहाँ पे क्या चीज़ टू डू फर्स्ट, एंड व्हाट स्टेप्स वी कैन टेक टू काम डाउन अ क्राइसिस कम्युनिकेशन विद इन द टीम? थैंक यू अर्शद भाई। जो मोहसिन साहब ने बातें की हैं बहुत कीमती हैं। मैं उनको जरा थोड़ा सा थ्योरेटिकली और थोड़ा सा मेटाफोरिकली या प्रैक्टिकली और ठीक अंदाज है। में जैसे हम देख रहे थे, इन्हीं इन्हीं की बातें वो तजर्बे से निकली हुई थी, और हमने कुछ तजर्बे के साथ तेरी और कुछ चीजें भी मैं वो देखता हूँ। सबसे पहली सिचुएशन ये होती है कि जैसे हमने, आप में से किसी ने मैट्रिक्स मूवी देखी हो, तो जब वो विलन अटैक करने के लिए आ रहा होता है हीरो पे, तो वो स्क्रीन पे देखने वाली ट्रिनिटी मॉर्फियस से पूछती है कि ये भाग क्यों नहीं रहा, व्हाट इज ही डूइंग। और मॉर्फियस वहां एक बहुत कीमती जुमला बोलता है कि ही इज बिगिनिंग टू बिलीव हम्म। कि ये एक्चुअली हो रहा है। ठीक है। समटाइम्स व्हेन थिंग्स आर हैपनिंग, हम उस पे यकीन नहीं कर सकते, और इसीलिए हम पहला हमारा रिएक्शन वही होता है कि जिस किस्म के रिएक्शन से बचाव की मैं बात कर रहा था, बिकॉज वी डोंट बिलीव दैट इट्स एक्चुअली हैपनिंग।
और इस सिलसिले में क्राइसिस कम्युनिकेशन का एक बहुत खूबसूरत मैक्सिम है, व्हेन प्रेशर इज हाई शॉर्टन द गैप बिटवीन द फैक्ट एंड मैसेज। ठीक है। सबसे पहले तो आपने इमीडिएट प्रेजेंट में आना है और ये रियलाइज करना है कि दिस इज एक्चुअली हैपनिंग, एंड देन हमने गैप मैसेज और फैक्ट्स के दरमियान कम करना है, जो अभी बात मोहसिन साहब बहुत खूबसूरती से अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल से दे रहे थे। फैक्ट्स और मैसेज के दरमियान गैप हमने कम करना है और जितना फौरी हो सके हमने वो करना पड़ता है हमें। और उसके टिप्स आमतौर पे मेरे हवाले से प्रैक्टिकली जो हमने रिलीजन बेस्ड रिलीजियस पीस बिल्डिंग का जब हम काम कर रहे थे तो उस वक्त भी स्टेक्स बहुत हाई थे, क्योंकि हम पीस बिल्डिंग सिखा रहे थे, वो रेडिकलाइजेशन का पीक पीरियड था और हमें किसी भी वक्त खतरा रहता था कि किसी भी वक्त कोई किसी मेंबर पे या कुछ, क्योंकि यहाँ पीस पे जो भी बात कर रहा होता था उसे फॉरेन एजेंट भी तक भी कहा जाता था। तो हम जो चीजें देख रहे होते थे वो यूं थी कि हम परफेक्ट स्टेटमेंट का इंतजार नहीं करते थे। हमें जब पता होता था कि ये हो रहा है, हम कोशिश करते थे कि इस वक्त तक जो फैक्ट्स हमारे पास हैं हमने वो सामने लाने हैं। और वही बात जो मोहसिन साहब भी कह रहे थे कि ज्यादा वॉइसेस हमने नहीं जनरेट करनी, एक सिंगल आदमी जो बेहतरीन स्पोक्स पर्सन हमारा हो सकता है उसने बात करनी है, वरना जितनी जुबानें उतने किस्से वाला जब मामला होता है तो इससे क्राइसिस बढ़ता है, उससे कम नहीं होता। और तीसरा ये है कि हमने इम्प्रेस नहीं करना, हमने समझा जाना है। सही। हमने इम्प्रेस नहीं करना, हमने समझा जाना है और हमने फिर फोकस करना है एक्शंस पे कि क्या किया जा रहा है। जैसे ये मोहसिन साहब भी अपनी एक्चुअल सिचुएशन में बता रहे हैं कि हमने बताया कि हम क्या कर रहे हैं और उससे क्या तवक्को की जा सकती है और वो किस हद तक लोगों के जो ग्रीवियंसेस हैं उनको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। सो जो हमने मैसेजेस बनाने होते हैं, वो जो ये एक्शन स्टेप्स हैं, हम उसके अंदर रह के जब बनाते हैं तो ये होता फौरी है कि एक दो तीन दफा जब अब मोहसिन साहब को किसी भी सिचुएशन में ऐसे रख दिया जाए तो ये अब इनकी काइंड ऑफ मसल मेमोरी बन चुकी है कि ये स्टेप्स वो ऑटोमेटिकली लेंगे। और जो भी शख्स है कि जो हम दो तीन ऐसी सिचुएशन से गुजरे हैं, जो कुछ हमने किया है, तो ये नहीं है कि हमने कोई चीज उस वक्त रटी हुई है तो हमें वो याद करनी है। सिर्फ ये करना है कि सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना है, जो मैं कह रहा हूँ कि इमीडिएट प्रेजेंट में लम्हा मौजूद में आना। अदरवाइज वी कांट बिलीव इट, एंड व्हेन वी बिलीव कि हम क्राइसिस सिचुएशन में हैं और इफ वी हैव सर्टेन एक्सपीरियंस एंड नो हाउ, सो इट कैन इजीली बी डन। सही। ये मेरे सामने कोई वो खुल गया था, इस वजह से मैं हाँ चुप हो। प्लीज। एंड इट कैन इजीली बी डन। अब वही जो ये कोई क्विज खुल रहा है बार बार। हाँ ये तो हमारे हमने ही पोल पोल लॉन्च किया है, उसको वो आ रहा है उसके लिए, ऑडियंस के लिए वो हटा। अच्छा यू अच्छा, यू कैन वो कंटिन्यू। आई कांटेक्ट खत्म हो जाता है तो मैं चुप हो जाता जी अच्छा जी अच्छा अच्छा, बिल्कुल डोंट वरी, उसको हूँ। ऑफ तो कर दें आप जस्ट जी। हाँ, मिनिमाइज दैट्स कर ऑल। ठीक है, और एक हम गुफ्तगू को आगे चलाते हैं, फिर देन आई विल कम बैक टू यू। तो ओके, खुरम साहब, आप इसमें एक चीज तो जरा वाजे करें, ये crisis communication is just requires a set of skills, or it needs also a personality. इट्स अ मिक्स ऑफ दैट पर्सन। देखें, नॉर्मली क्राइसिस कम्युनिकेशन में ऐसे ही लोगों को रखा जाता है, भेजा जाता है जिनकी पर्सनैलिटी मैच करती है। आप एक स्किल Okay. घोल के तो पलाई जाती नहीं है। तो इट्स अ मिक्स ऑफ दैट। अगर आपको सक्सेसफुल जाना है, मिसाल के तौर पे भी बात हुई, नेगोशिएटर जो होते हैं वो बाकायदा लोग होते हैं, खास को बड़ी सिचुएशन हो, जैसे सोमालियन अगवा कर लेते थे, शिप्स को कर लेते थे, तो बाकायदा नेगोशिएटर्स एज ए प्रोफेशन लोग जाते हैं। रीजन क्या होती है? जिनके नर्व्स स्ट्रांग होते हैं। स्किल जितनी भी डेवलप हो जाए, ऐसा इंसान जिसके नर्व्स स्ट्रांग नहीं हो, वो क्राइसिस कम्युनिकेशन में कामयाब ज्यादा नहीं हो पाता। एक सेट ऑफ स्किल्स तो चले मौजूद है, उसके ऊपर तो 1 2 3 4 आप अपना चेकलिस्ट बना सकते हैं, बट आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है विद स्ट्रांग नर्व्स। जो बार बार दोनों उसने साहब ने बात की, निमिषा साहब ने बात की,
समझाना है, मतलब यू हैव टू टेल देम कि चीजें हो रही हैं। आप ये नहीं कह रहे कि पूछ कर आ गए, सुनकर आ गए, नहीं, आप बता कर आ गए। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हैज टू बी वेरी 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 क्लियर। और आप जब भी चीजों को विन या नेगोशिएशन जीत सकते हैं या सक्सेसफुल हो सकते हैं, जब आपकी नर्व्स मजबूत रहे। बहुत बार ऐसी सारी सिचुएशन आती है, लोग आपके दिमाग से खेल रहे होते हैं, काम ही कर रहे होते हैं। तो इट्स एन एडेड एडवांटेज अगर कोई स्ट्रॉन्ग नर्व्स के लोग हों, तो पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है। आप सही। काम चला सकते हैं सेट ऑफ स्किल से, आप चेकलिस्ट बना के भी काम चला सकते हैं, बट उसके लिए पर्सनैलिटी किस लिए कि आपने अगले का दिमाग पढ़ना है। आप ह्यूमन से बात कर रहे हैं, आप कोई मशीन असेस नहीं कर रहे। आपने ह्यूमन माइंड्स को पढ़ना है कि किस तरह है, कौन है, आपने किससे बात करनी है, या आपने चूज करना है, या 3-4 अगर लोग आ जाए। बहुत दफा ऐसा होता है कि 4 ग्रुप्स आए हुए होते हैं, ये 4 लोग लीडर बनने की कोशिश होते हैं। यू हैव टू चूज कि उनमें से आपने किससे बात करनी है, किसके साथ क्लैरिटी आ सकती है, कौन किसका ट्रस्ट आप जल्दी जीत सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ईक्यू की बड़ी जरूरत होती है कि यू हैव टू, आपका ईक्यू स्ट्रांग होना चाहिए। तो उसके लिए पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपने ट्रस्ट बिल्ड करना है, कंसिस्टेंसी रहनी है। आप जब बात कर रहे होते हैं, हमें भी अंदाजा है। तो आप तो अकेले, आप प्रोफेशनल बात करनी है, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी कॉर्पोरेट सेटअप को। जो जो जिसकी ऑडियंस है, जिससे आप बात कर रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है। उसके लिए आप अपने एनिमी को तो चूज नहीं करेंगे, आप प्रोटेस्टर्स को तो चूज नहीं करेंगे, या जो ट्रबल क्रिएटर्स उनको चूज तो नहीं कर रहे। तो उसके लिए सही। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंसिस्टेंसी आपके अंदर हो, आप उससे अपनी पर्सनैलिटी और सेट ऑफ स्किल्स को यूज करके। तो इट्स बहुत इंपॉर्टेंट, बट पर्सनैलिटी मैटर्स अ लॉट। आपको चीजें विन करने के लिए, सक्सेसफुल स्किल्स को राइट टाइम पे यूटिलाइज करने के लिए पर्सनैलिटी मैटर करती है बहुत ज्यादा। Okay, so this is the balance of both, or the composition of both skill and personality. Exactly. मोहसिन साहब, वो किस तरह की पर्सनालिटी हमें चाहिए? क्या डेप्थ चाहिए उसमें? नॉलेज कितना अहम है उसमें? बिहेवियर कितना अहम है? और क्या बिहेवियर चाहिए? जी, मैं आपको एक दो बातें इसमें कहना चाहूंगा। एक तो ओके। देखें, अगर आप, मेरे ख्याल में दोनों चीजें चाहिए। नॉलेज इसलिए जरूरी है कि जो भी सिचुएशन हैंडल करने की जरूरत है, अगर उसको उसका सर पैर ही नहीं पता, डेप्थ ही नहीं पता, उसके साथ वो इन्वॉल्व नहीं है, उसको उन नहीं करता, तो वो जो भी कम्युनिकेट करेगा वो बहुत शैलो होगी। जो मैं बात कर रहा था कि जो अंदर जब रूट से, वो कहते हैं ना, दिल से जो बात निकलती है असर रखती सही। है, पर नहीं बिल्कुल। ताकते परवाज मगर रखती है। ये अल्लामा इकबाल बिल्कुल। बहुत खूबसूरती से बहुत सारी चीजों में बात करके हैं। और इसी तरह मैं वो, तो इसके सिलसिले में मुझे लगता है कि एक तो नॉलेज तो चाहिए, बिहेवियर उस तरह का जो आप कह रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए उस बंदे का, कि जो खास तौर पे, जैसे अभी खुरम साहब ने बात की है ना, अब हम किसी भी एचआर के एरिया से जब पर्टिकुलरली यूनियन निगोशिएशंस के लिए बैठते थे, तो हमें प्रॉपरली बहुत पहले बहुत सारी चीजें, या तो हम लेते ही ऐसे लोगों को थे जिनके अंदर ये थोड़ी इनबॉर्न या ज्यादा अच्छा टैलेंट होता है। मतलब फॉर एग्जांपल, वो ऐसा बंदा होता है जो पर्पस ड्रिवन होता है, जातियात को जिसको कहते हैं ना, जिसको अपने आप को डिटैच करके सिचुएशन को देखना आता है। That's not that easy. It's a very rare skill. You need to practice it. That how do you detach yourself from the situation? और हम लोग वो खुश नसीब कौम है, और मुझे नहीं पता हम बदनसीब भी हैं, क्योंकि हम वो सब भूल गए हैं कि हमारे खुलफाए राशिदीन में से, मैं एग्जैक्टली नाम याद नहीं रख सकता इस वक्त, बट किसी एक की एग्जाम्पल है कि वो जब किसी से झगड़ा हो रहा था, उस बंदे ने जैसे ही उनके मुंह पे थूका, उस वक्त वो उसको चित कर चुके थे, लेकिन छोड़ दिया, बिकॉज वो लड़ाई उनकी रिलीजन की वजह से थी। अगर उन्होंने कहा मैं इस वक्त तुम्हें इसलिए आगे कुछ नहीं बढ़ूंगा, बिकॉज पीपल विल थिंक कि अब ये इसको और मार इसलिए रहा है बिकॉज ये जातियात है, तो वो ठीक है। पर्पस से निकल के, आइडियोलॉजी से निकल के पर्सनालिटी पे आ जाएगा। वो लोग होते हैं जिनको, जो पर्पस ड्रिवन होते हैं कि ये सारी बात हम कर ही क्यों रहे हैं, इसमें मेरी कोई जात नहीं है। जैसे मेरी इस एग्जांपल के अंदर, आई थिंक मेरे पहले ही दिन 24 घंटे के अंदर मेरे वॉइस नोट्स, उस वक्त नया नया ये वॉइस मैसेजेस का ट्रेंड निकला था, ऑल फॉल, पता नहीं क्या क्या लोग लिख रहे थे। मुझे तकलीफ होती थी कि मेरे नाम के साथ पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, मेरे पेरेंट्स को भी गालियां दे रहे हैं, कंपनियों को भी गालियां दे रहे हैं। बट एवरी डे आई यूज टू थिंक दैट ये पर्सनल तो है ही नहीं, वो तो फैक्ट्री एचआर मैनेजर को कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं, दे आर नॉट सही। सेइंग इट टू मोहसिन निशात। नाउ व्हेन जैसे ही मेरे दिमाग में ये रिफ्लेक्शन, जिसको आप बिहेवियर कह रहे हैं, पर्पस क्लियर होता था कि मैं इस मसले को क्यों सॉल्व करना चाहता हूं, because this is not about 500 people recruitment or 2000 people who are currently employed. This is about the next 2 generations.
दैट इज व्हाई आई हैव टू एमिकेबली गेट इट डन, ताकि बाद में मैं तो नहीं रहूंगा, और मैं नहीं हूं इस कंपनी में, छोड़े हुए भी 12 साल हो गए मुझे, लेकिन जो भी मेरी कंट्रीब्यूशन थी वो मुझे आज तक खुशी महसूस होती है कि हो सकता है हम उस वक्त किसी और दाने पे, तो ये पर्पस। अब मैं इसको और क्विकली, तो मैं जो आपकी, अब इन दोनों को अगर मैं कपल करूं तो मेरा एक स्कूल ऑफ थॉट है, मे बी माशाल्लाह बाकी दोनों मुझसे ज्यादा थ्योरी में नॉलेज रखते हैं और वो चीजों का उनको पता है, बट व्हाट डू आई कॉल इट एज दैट, इसकी जिस्ट ये है दैट यू शुड बी एबल टू क्रैक ट्रस्ट, एंड ट्रस्ट का मेरी डेफिनेशन इज कैरेक्टर, कॉम्पिटेंस एंड कंसिस्टेंसी। ये तीन राइट, चीजें जिस बंदे में होती हैं, अगर उसकी प्लीज इसको कैरेक्टर है, दोहराइएगा। करेक्टर, कैरेक्टर, जी जी, आप जिसको नॉलेज या स्किल्स कह रहे थे, कॉम्पिटेंस, ओके, एंड देन कंसिस्टेंसी उसकी। वो कंसिस्टेंस, ये ठीक नहीं है, होता कि आज कुछ है तो कल कुछ और है। वो जो, तो ये उस टाइप के इंडिविजुअल्स हैं जो क्राइसिस कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा लीड कर सकते हैं, बिकॉज उनके अंदर सारा कुछ एक फ्लो में चल रहा होता है, तितर बितर टूटा हुआ नहीं होता। उनकी फिर माइंड की स्टेट भी बहुत फ्लो के अंदर होती है, तो जो कुछ निकलता है उनकी जुबान से वो दिल और सोल से निकलता है फिर। वेरी राइट, बिल्कुल ठीक। अच्छा जमशेद साहब, मैं एक और अहम एस्पेक्ट ऑफ दिस कम्युनिकेशन आपकी राय चाहता हूँ। आई नो आपने बिहेवियर के ऊपर बहुत काम किया है। अ, हमारा जो यूजुअली, प्लीज कंसिडर द वर्क एनवायरनमेंट, क्योंकि आवर ऑडियंस इज फ्रॉम डिफरेंट ऑफिसेस, दे आर वर्किंग प्रोफेशनल्स। ये हमारा बिहेवियर इज अ प्रोडक्ट ऑफ आवर society's norm, interactions, or this is we need to have some learned uh, thinking and philosophy to be a good communicator? वेल अगर हम इस बिहेवियर से मुराद हमारा वायलेंट बिहेवियर है जो टाइम एंड अगेन सही, सामने आता है, तो ये बहुत हद तक हम वायलेंट मौसमों में रहते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इस किस्म के रिएक्शंस को, कि हम्म, जैसे मैं 3 रिएक्शंस कह रहा था कि फाइट, फ्लाइट, फ्लो, हम्म, फ्रीज, तो जो पहला रिएक्शन है उसको, उससे एक हीरोइक, एक हीरो की फैंटेसी जोड़ दी गई है। ठीक तो है, हमारे यहाँ आप देखते होंगे कि जो कानून तोड़ता है तो वो भी हो सकता है कि कानून तोड़ के सोशल मीडिया पे लगाए कि देखिए मैंने ये सिग्नल ब्रेक हम्म, किया। और हमारी डे टू डे एक्सरसाइज है, हम लॉ ब्रेक करके भी उस पर खुश होते हैं। सो ये बहुत बहुत हद तक ये इस चीज का है कि हमारे जहनों में जो इंस्टॉल किया गया एक इमेज है, वो जो हेरोइक फैंटेसी हमारे जहन में इंस्टॉल्ड है, वो फाइट अप्रोच पे बिलीव रखती है, और हमने बहुत हद तक उसकी मददसराई हम करते रहते हैं। सही, जैसे अभी मोहसिन साहब ने जो मिसाल दी, वो हजरत अली की मिसाल है कि उन पे थूक दिया गया तो उन्होंने तलवार फेंक दी। अब उनके भी ऐसे पहलू हैं, अब उनके हम्म, ऐसे पहलू हैं, लेकिन हमने उनका भी एक जो मिलिटेंट पहलू है वो ओवरशैडो करता है इस किस्म के रहम वाले पहलू से। अब खासतौर पे हजरत उमर को देखें आप, हजरत उमर ने जूस के इबादत खाने में उसकी सफाई करवाई, जूस या क्रिश्चियंस के जेरूसलम में बैतुल मक़दस में सफाई करवाई, लेकिन वहां नमाज नहीं पढ़ी कि आज मैंने नमाज पढ़ ली तो हो सकता है कि कल मुसलमान इस पे कब्जा कर लें। कब्जा कर अब ली, ये सही, देखें कि एक हीरो हमारे असलाफ में से वो भी आते हैं। मैं अक्सर इनसे पूछता हूं, मैं तो रिलीजियस पीस बिल्डिंग में भी रहा, कि इनके ये पहलू को, इन पहलुओं को किसने ओवरशैडो किया है कि हजरत उमर हम्म, का हमारे जहन में ये नक्शा अब आते यहाँ तो ही, मार दो, गर्दन उतार दो, यही एक हीरोइज्म है। एग्जैक्टली उनको हम्म, सिर्फ और सिर्फ एक मिलिटेंट हीरो के तौर पे या एक पेश किया जाए, हार्ट फिगर के तौर पे, आई एम सॉरी टू से, पेश कर दिया गया है। और हम ये देखते हैं कि जितनी भी हमारी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, अब वो अपने मीडिया का नाम रखेंगी तो उमर मीडिया रखेंगी। हम्म, सो बहुत से लोग वो नाम रखेंगे तो उसकी वो कॉनोटेशन जो बन गई है, और वो जो जो उससे हमें मैसेज मिलता है, सही, बहुत हद तक मुझे लगता है कि ये बहुत डीप रूटेड है। हमने नहीं हम्म, सिखाई बेसिक निगोशिएशन स्किल्स। बच्चों की सतह पे वो शुरू हो जानी चाहिए, बच्चों की सतह पे वो शुरू हो जानी चाहिए। तो फिर एक जनरेशन की मार है कि अगर हम नॉन वायलेंट हीरोज को, निगोशिएट करने वाले हीरोज को, मकालमा करने वाले हीरोज को इनके सामने, इन बच्चों के सामने रोल मॉडल के तौर पे रखें। हीरोज आपको चेंज नहीं करने पड़ेंगे। मैं जैसे बता रहा हूं कि जो हमारे हम्म, मौजूदा हीरोज हैं उनकी वो कहानियां,
जिनमें वो दूसरों का एहसास करने वाले, मोहब्बत करने वाले नजर आते हैं, हमने उन्हें दबाया हुआ है। हमने सही। उन्हें दबाया हुआ है, हमसे गलती ये हो गई। और उसके बाद ये, और दूसरा मसला ये है कि मुझे जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, दैट कैन बी रॉन्ग, मेरे दोस्त मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं, हमें अभी तक ये समझ नहीं आई कि जिसे हम ताकत समझते हैं वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सही। सही। बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम किसी को पुलिस, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एटीएम में एक वक्त चला गया रास्ते में, क्योंकि घर में जैसे बंदा बैठा होता है, अचानक कैश की जरूरत थी, जूती रास्ते में टूट गई जो मैंने पहनी हुई थी, एटीएम भी साथ, तो मुझे उस गार्ड ने एटीएम में दाखिल नहीं होने दिया। और अगले दिन मैं गाड़ी से उतरता हूँ, मैंने टाई लगाई हुई है, जा रहा हूँ, सो वो खुद मेरे लिए दरवाजा खोलता है, वो खुद ऐसे मेरे ही। लिए दरवाजा खोलता है। तो ये डे टू डे बेसिस पे हम वो करते हैं। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता था, अगर मुझे प्लीज इजाजत। गो अहेड, गो एक अहेड। एक तो मैं मोहसिन साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि मेरे 3 C's में इन्होंने 3 मजीद C's का इजाफा कर दिया। हाँ, तो बिल्कुल। जी, और दूसरी बात मैं जो करूंगा, जैसे नर्व्स के मजबूत होने की बात खुरम साहब कह रहे थे, एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो खुरम स्किल साहब है, खुद मजबूत आदमी है ना, तो वो वही मजबूती वाली बातें करते हैं हमारे हमें इनके साथ। नक्शे कदम पे चल के हमने जिम शिम आना जाना शुरू कर दिया। ओके। अच्छा, खुरम साहब नर्व्स के स्ट्रांग होने की बात कर रहे थे, एक और की स्किल जो मुझे लगती है वो है बॉडी लैंग्वेज की समझ। सही। वो बिल्कुल। आदमी जिसने क्राइसिस को मैनेज करना है, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट ना हो तो कम से कम बॉडी लैंग्वेज जानता हो। सही। बस ये नहीं होता कि आप एक मोब के सामने खड़े हो जाएं कि आपको नॉलेज भी है, आपके पास सब कुछ है और आप हैंडल कर सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस आप कुछ क्यूज, जो बॉडी लैंग्वेज के क्यूज नहीं समझते कि ये किस वक्त ये अटैक कर सकता है, अटैक करने वाले की सूरत हाल क्या होती है, उसकी मुट्ठियां कैसे भिजी होती हैं, उसकी चेहरा कैसे हो चुका होता है। जब इस किस्म के साइंस आए तो हमें फिर उस वक्त अपनी जान बचाने के लिए फ्लाइट अप्रोच भी इख्तियार करनी पड़ती है। और ये बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज झूठ बोल सकती है, लैंग्वेज झूठ बोल सकती है, लैंग्वेज में वन कैन बी वेरी नाइस, लेकिन बॉडी लैंग्वेज झूठ नहीं बोलती। थोड़ी बहुत ये समझ बहुत जरूरी है कि जो क्राउड से डील करने वाले लोग हैं, जो मोब से डील करने वाले लोग हैं, दे शुड एटलीस्ट नो द बेसिक्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज, कि राइट। किस वक्त इसका पारा चढ़ रहा है, अदरवाइज देयर कैन बी अ ह्यूज लॉस। वेरी राइट। अच्छा खुरम साहब, एक क्वेश्चन ये भी है कि ड्यूरिंग द क्राइसिस कम्युनिकेशन व्हाट मिस्टेक्स वी यूजुअली मेक that make us more worst and how we can avoid those mistakes. ओवर कमिट सबसे ज्यादा कर जाते ठीक हैं, है। जज्बात में बह के दूसरे का ट्रस्ट विन करने के लिए या आर्गुमेंट विन ओके। करने के लिए ओवर कमिट या झूठ बोल जाते हैं। मैं ओपनली उसकी बात करता हूँ। ठीक है। वो सबसे बड़ा बैरियर या ब्रेकर होता है, वो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। होता क्या है, कुछ जान के झूठ या ओवर कमिट नहीं करता, वो सेंस ऑफ हीट ऑफ सिचुएशन में आके कोई बात कर जाते हैं। तो इसीलिए जो बात हो रही थी, जैसे अभी बहुत अच्छी बात की जमशेद साहब ने बॉडी लैंग्वेज की, इसलिए कि आप जिनसे डील कर रहे हैं आपको नहीं पता, तो ये आपको जजमेंट होनी चाहिए। जैसे नेगोशिएशन में ना, नेगोशिएशन विन करने के लिए सबसे जरूरी है कि कहां पे से वापस पलटना है आपने। हाँ, वेरी राइट। आप अटैक करते जाए करते जाए करते, आपको पता होना चाहिए कहां पे डेडलाइन है, इससे आगे आपने नहीं जाना। आपने रिवर्स मारना पड़े, आपने रिवर्स भी मारना है, वरना हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो जाए। उसी तरह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है कि ये आपको अगली को असेस करें, वॉच देयर फुट्स। हमेशा जिससे आप झगड़ रहे हैं, जिससे आप निगोशिएट कर रहे हैं, उनकी आप देखें कि वो कहाँ, किस तरह, किस चीज पे जा रहे हैं। तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरे ख्याल में की है कि इन सारे उसमें कि आपकी नर्व्स स्ट्रांग हो, आपको असेस करें कि अगले पार्टी किस मूड में है, कहाँ है, क्या नहीं है, और ओवर कमिट मत करें। अदरवाइज होगा क्या कि आप कर रहे हैं अभी नेगोशिएशन के दौरान ही अगर आपकी बात, आपने जो हीट ऑफ द मोमेंट में आपने गुड फेथ में कोई चीज ऐसी कह दी जो नहीं होना। इसलिए मोहसिन साहब ने शुरू में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी कि मैं उनसे पूछ के नहीं आ रहा, मैं बता कर आ रहा हूँ। वाह। तो बिल्कुल। स्टैंस बड़ा वही एग्जैक्टली वही बात है। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उससे वेरिएशन नहीं है। अगर आपने वहां किया तो मे बी आपने अगले 3-4 मिनट तो अच्छे गुजार लिए, उसके बाद आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, और जो ट्रस्ट आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो पता चला जीरो पे चला गया, मे बी वो पॉइंट ही खत्म हो जाए और आपसे वो बात करने से इनकार कर दे। ये जो बात आपने कही ना कि आप पॉइंट ऑफ रिटर्न मालूम होना चाहिए, तो मुझे याद आया कि वेव्स डू नॉट रिटर्न इन डिफीट, दे रिटर्न टू रीगेन देयर स्ट्रेंथ।
तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है. So towards the end of webinar, we need to request our worthy speakers कि आप हमें क्या एडवाइस करेंगे in minimum words, starting from मोहसिन निशात साहब. सर मैं इसको माशाल्लाह दोनों ने जो बातें अभी की हैं उन्हीं को उनमें से एक दो पॉइंट्स को तीनों ने बहुत बढ़ाते अच्छी हुए बातें की जी. चलो चौथे करूंगा को तो छोड़ दें, तो लेकिन तीनों को तो रिकॉग्नाइज करें ना. जी माशाल्लाह जी, सबने बहुत अच्छी बातें की हैं. तो सही. उसमें एक दो, जैसे जमशेद साहब ने कहा था, मेरा एक एक्सपीरियंस ये रहा है कि जितना इम्पोर्टेंट बॉडी लैंग्वेज दूसरों की स्टडी करना है, आपको क्राइसिस सिचुएशन में अपनी बॉडी से बात करना उतना ही जरूरी है, जिसको हम फीलिंग्स कहते हैं. सो ठीक यू है. नीड टू प्रैक्टिस हाउ डू यू आइडेंटिफाई योर ओन फीलिंग्स. वो आपको बताती हैं, बिकॉज वो कई दफा आपको मोर इमोशनल इंटेलिजेंट होने में हेल्प करती हैं. दैट हाउ आर यू feeling right now and what is the reaction, ideal reaction, which can actually make or break something. So that's something we need to look at. The second thing is that कि एक चीज जो मैंने देखी है, जो मुझे लगता है इसमें ऐड हम कर सकते हैं और वो होनी चाहिए, वो एक बड़ा ही क्राइसिस की या किसी भी पर्टिकुलरली क्राइसिस की कम्युनिकेशन में हम अक्सर अगर इसको ये सारी बातों को सही तरीके से ना कर रहे हो तो हमारा अक्सर ये रवैया होता है कि हम ब्लेम शिफ्ट कर देते हैं. ठीक है. वो जैसे क्रूड वे में मेरे वालिद साहब मुझे कहा करते थे कि जी मैं तो मानता हूं, हाजी साहब नहीं मानते. तो हाजी साहब सही. पता नहीं कौन है. तो वो, सो टू टेक ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंसिस्टेंटली इज द की किसी भी टाइप की. और वो जो हमने कहा था, तो मेरे ख्याल में इट इज प्लान्ड with respect, empathetic, consistent, full of your own passion and maybe purpose driven. और आप इन सब चीजों को कपल करेंगे तो आप कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकेंगे, सिचुएशन को हैंडल कर सकेंगे. वेरी राइट. जमशेद साहब. जी, मैं एक जो आखिरी बात करूंगा वो मेरे ख्याल है हम मिस कर गए हैं. सो वो जी जी. आखिरी बात ये है कि क्राइसिस कम्युनिकेशन की जितनी भी हमने बात की है, मोहसिन साहब ने की, मैंने की और खुरम भाई ने की, वो मतलब हम ड्यूरिंग दी क्राइसिस हम बात कर रहे थे. ऑर्गेनाइजेशन जैसे आप कह रहे थे कि हमारी जी जी बहुत हद बिल्कुल. तक मुखातिब हैं, तो क्राइसिस कम्युनिकेशन हमेशा क्राइसिस से पहले शुरू होती है. वो ठीक एक है. तैयारी है कि जिसमें आपने हर वक्त करने रहना होता है और उसके स्टेप्स आज ही लेने होते हैं. तो उसे प्रेशर के अंदर इम्प्रोवाइज नहीं किया जा सकता. अगर आप ऑर्गेनाइजेशंस के लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि जब क्राइसिस आएगा तो हम देख लेंगे, प्रेशर के अंदर उसे इम्प्रोवाइज नहीं किया जा सकता. और कम्युनिटी ट्रस्ट में इन्वेस्ट करना है तो आज ही करें. तो आज आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका कल वो एसेट बनेगा, एक सोशल एसेट बनेगा. और अपनी डिफॉल्ट सेटिंग इस किस्म की बनाएं जिसमें क्लैरिटी ज्यादा और कंट्रोल कम हो. सो वेरी ये एक पॉइंट था कि क्राइसिस कम्युनिकेशन क्राइसिस से पहले शुरू होती है, उसकी तैयारी पहले शुरू होती है, क्राइसिस का वेट नहीं करना होता. So it means we have to be vigilant and we should observe the situation going on and take preemptive measures before the crisis creates. जी बिल्कुल. आप जी क्योंकि बिल्कुल. इम्प्रोवाइज नहीं कर सकेंगे, आपको क्राइसिस हाँ. इतना नहीं देगा कि आप बैठ के एक मीटिंग करें और उसके बाद आए. सही. जी खुरम साहब, आप हमें क्या लास्ट वर्ड बताएंगे? चीजों को, सिचुएशंस को इम्पोर्टेंट दें, उनको एड्रेस कर दें. जितनी ठीक. डिले होगी वो चीजें आपके कंट्रोल से बाहर होती चली बाहर जाएंगी. होती. होता क्या है, छोटी छोटी चीजों को नोटिस आ गए, चीजें आ गई हम कॉर्पोरेट्स में, उनको इम्पोर्टेंस दें, उनको एड्रेस कर लें. जितनी पेंडिंग चीजें होंगी वो उतना ही निगोसिएशन मुश्किल होती जाएगी, उतनी ही कम्युनिकेशन मुश्किल होती जाएगी. एट टाइम्स अर्ली रिस्पॉन्स या उस चीज को इंपॉर्टेंस देना, हर चीज इंपॉर्टेंट है. हर चीज जो आपको हार्म कर सकती है वो सब, हर चीज इंपॉर्टेंट है. तो उसको एड्रेस कर लें टाइम पे जैसे ही हो, वरना उसको बड़ा मत होने दे, फैलने मत. ऐसे सिचुएशन मत होने दे. मतलब हमने जो इंडस्ट्री की बात की तो बहुत बड़ी सिचुएशंस थी. लाइफ में, बिजनेस में रोजाना के हिसाब से कोई ना कोई इश्यूज आते रहते हैं. व्हेन यू आर डीलिंग विद ह्यूमंस आते रहते हैं. ट्राई करें कि जब इश्यू आए उसको एड्रेस कर लें, उसको प्रोलॉन्ग मत करें, बड़ा मत होने दें. वो उतना ही मुश्किल हो जाएगा. तो बी रेडी, अपने आप को इस चीज का बनाएं कि जी यस प्रॉब्लम है, एड्रेस करें, क्रॉस करें, काम पूरा हो गया, फिर आगे चलें. So crisis management is basically day to day being aware what is going on around us और उसके मुताबिक अपनी स्किल और नॉलेज को इम्प्रूव करना और एम्पैथेटिक रहना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. देन जो स्किल है और कॉन्फिडेंस है और बाकी चीज़ें इसमें आती हैं. बहुत शुक्रिया मोहसिन निशात साहब, मोहतरम जमशेद साहब, खुरम साहब एंड आवर लवली ऑडियंस
Okay, you stayed with us for a long 1 hour. I personally really enjoyed and learnt a lot. And I believe same is with all of us. Thank you very much. See you some other time. Allah Thank Hafiz. you so much. Allah Hafiz.